नमस्कार, शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हमारे देश के इतिहास और समाज पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारतीय समाज की विशेषताओं की। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी बदलाव भारत में आए वो सिर्फ ऊपर ऊपर के नहीं थे। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी काफी हद तक प्रभावित किया। और हाँ, ये बात हम शुरू में ही साफ कर दें कि हमारी ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातचीत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। जी, ताकि ये जानकारी सभी के लिए, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एकदम विश्वसनीय और उपयोगी रहे। हाँ, ये जरूरी था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस अहम विषय की परतें खोलते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। ये उपनिवेशवाद, ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर असल में ये था क्या? क्या ये सिर्फ किसी देश पर कब्जा करना था या कुछ और? देखिए, ये कब्जे से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। औपनिवेशवाद असल में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जहां एक ताकतवर देश दूसरे देश पर सिर्फ राजनीतिक कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि उसके जो आर्थिक संसाधन है, मतलब पैसा, जमीन, कच्चा माल, उन सब का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करता है। इसमें सिर्फ राज चलाना शामिल नहीं है, बल्कि उस देश के समाज को, उसकी संस्कृति को, उसकी अर्थव्यवस्था को अपने हितों के हिसाब से ढालना भी शामिल होता है। और भारत के साथ ब्रिटेन ने बिल्कुल यही किया। अच्छा, यानी ये एक पूरी सोची समझी व्यवस्था थी। बिल्कुल, सिर्फ राज करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस व्यवस्था ने भारतीय समाज पर क्या-क्या और कैसे-कैसे असर डाला। शुरुआत आर्थिक पहलुओं से करते हैं, क्योंकि अक्सर कंट्रोल की शुरुआत तो वहीं से होती है ना। हाँ बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने भारत की जमीन और खेती से पैसा कमाने के लिए कौन सी खास व्यवस्थाएं लागू की? कुछ बड़े नाम? जी, उन्होंने मुख्य रूप से दो तरह की भू राजस्व प्रणालियां, मतलब जमीन से लगान वसूलने के तरीके शुरू किए। एक थी जमींदारी व्यवस्था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे। और दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये ज्यादातर दक्षिण और पश्चिम भारत में थी। मकसद दोनों का एक ही था, लगान वसूलना, पर तरीके और असर वो काफी अलग अलग थे। अच्छा, ये जमानदारी व्यवस्था और ये स्थायी बंदोबस्त, सुनने में तो लगता है जैसे सब कुछ फिक्स कर दिया हो, स्थायी कर दिया हो। इसके पीछे असल कहानी क्या थी? हाँ, नाम थोड़ा लगता है कि शायद किसानों के लिए कुछ अच्छा हो, पर असल में इसका सीधा मकसद था अंग्रेजी सरकार के लिए एक फिक्स्ड इनकम पक्की करना, एक तय आमदनी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों को जमीन का मालिक जैसा बना दिया और उनसे कहा कि भाई आपको हमें साल का इतना पैसा देना है, बस। अब जमींदार किसानों से कितना वसूल रहे हैं, कैसे वसूल रहे हैं, इससे अंग्रेजों को कोई खास मतलब नहीं था। उन्हें तो अपनी तय रकम वक्त पर चाहिए थी। तो स्थिरता किसानों के लिए नहीं थी, वो अंग्रेजी खजाने के लिए थी। तो सारा बोझ असल में किसानों पर आ गया। जाहिर फिर तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई होगी इस व्यवस्था में। बहुत ज्यादा खराब। अब सोचिए, किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि कई बार तो फसल का बड़ा हिस्सा लगान में ही चला जाता था। और मुश्किल ये थी कि अगर फसल खराब हो गई, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या बाजार में दाम गिर गए, तब भी लगान तो पूरा देना ही है। अरे बाप रे! नतीजा, किसान बेचारा कर्ज लेने पे मजबूर हो जाता था, गांव के महाजन से, सूदखोर से। और एक बार कर्ज लिया तो वो ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसता था कि पीढ़ियों निकल जाती थी कर्ज चुकाते चुकाते। लगान नहीं दे पाए तो जमीन छीन ली जाती थी, और ऊपर से उस दौर में अकाल भी बहुत पड़ते थे। तो उस मार ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। ये तो सिर्फ लगान की बात हुई, लेकिन पूरी खेती पर, मतलब एग्रीकल्चर पर इन औपनिवेशिक नीतियों का क्या असर पड़ा? क्या लगान के अलावा भी कुछ बदला? हाँ, लगान तो एक बड़ी समस्या थी ही, पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। वो था फसलों का वाणिज्यीकरण, मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने किसानों को वो फसलें उगाने के लिए मजबूर किया या प्रोत्साहित किया जिनकी जरूरत ब्रिटेन को थी अपने कारखानों के लिए। जैसे ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के लिए कपास चाहिए तो यहाँ कपास उगवाओ, या फिर मील, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफी, ऐसी नकदी फसलें। मतलब खाने वाली फसलें कम हो गईं? बिल्कुल। जो किसान पहले अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए अनाज उगाता था, चावल, गेहूं, दालें,
अब उसे मजबूर किया गया कि वो नील उगाए या कपास उगाए। इससे हुआ ये कि खाने के अनाज की पैदावार कम हो गई। और सोचिए, अकाल के समय क्या हालत होती होगी, खाने को अनाज ही नहीं है। इसने गांव में गरीबी को और बढ़ाया और भारत की जो खाद्य सुरक्षा थी, फूड सिक्योरिटी, उसे बहुत कमजोर कर दिया। बाप रे, यानी खेती का पूरा ढांचा ही बदल गया सिर्फ अंग्रेजों की जरूरतें पूरी करने के लिए। अच्छा, खेती से आगे बढ़े तो भारत तो अपने कारीगरों के लिए, दस्तकारों के लिए भी बहुत मशहूर था। उनका क्या हुआ ब्रिटिश राज में? उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। आप देखें, ब्रिटेन में उस वक्त औद्योगिक क्रांति चल रही थी। वहां मशीनों से फैक्ट्रियों में माल बन रहा था, सस्ता भी और ज्यादा भी। और वो सस्ता माल जहाज़ों में भर भर कर भारत के बाजारों में आने लगा। अब हमारे जो कारीगर थे, जो हाथ से कमाल की चीजें बनाते थे, चाहे वो ढाके की मलमल हो, बनारसी साड़ी हो या धातु का काम हो, वो बेचारे इस मशीन वाले माल का मुकाबला कैसे करते? कीमत में टिक नहीं पाए होंगे। बिल्कुल, कीमत में भी नहीं और मात्रा में भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनका काम छिनता गया, पारंपरिक हुनर खत्म होने लगे। लाखों कारीगर, बुनकर, दस्तकार बेरोजगार हो गए, शहर छोड़कर गांव की तरफ भागे जहां जमीन पर पहले ही बोझ था। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि भारत के जो अपने उद्योग थे, खासकर कपड़ा उद्योग और हैंडीक्राफ्ट्स, उनका जो पतन हुआ वो सीधे सीधे ब्रिटिश औद्योगिक नीति का नतीजा था? हाँ बिल्कुल, ये एक सोची समझी नीति थी जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया। यहाँ से कपास ले जाओ, ब्रिटेन की मिलों में कपड़ा बनाओ और फिर वही कपड़ा लाकर भारत के बाजारों में बेचो। दोहरा फायदा। जी हाँ, दोहरा फायदा अंग्रेजों का। सस्ता कच्चा माल भी मिला और तैयार माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी मिल गया। भारत की अपनी जो औद्योगिक क्षमता थी, उसे जानबूझकर पनपने नहीं दिया गया, बल्कि तोड़ा गया। इसी दौर में एक और बड़ी चीज हुई, रेलवे का आना। रेलवे को तो अक्सर अंग्रेजों की देन माना जाता है, एक अच्छी चीज। इसने भारतीय समाज पर क्या असर डाला? क्या ये सिर्फ फायदेमंद था? देखिए, रेलवे ने भारत को जोड़ा, ये बात तो सही है। लोगों का आना जाना आसान हुआ, माल ढुलाई आसान हुई, व्यापार बढ़ा, दूर दराज के इलाके भी जुड़े, बाजारों का एकीकरण हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये रेलवे लाइनें बिछाने का मुख्य मकसद क्या था। हाँ, ये जरूरी सवाल है। अंग्रेजों ने रेलवे का विकास सबसे पहले उन रास्तों पर किया जहां से उन्हें बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाना था, या फिर जहां उन्हें अपनी फौज जल्दी भेजनी होती थी विद्रोह दबाने के लिए। और इसका सारा का सारा खर्चा किस पर डाला गया? भारतीय खजाने पर। बहुत ऊंची लागत पर ये लाइनें बिछाई गईं। अच्छा। तो हाँ, सुविधा जरूर आई, लोग इस्तेमाल भी करने लगे, लेकिन इसका जो प्राथमिक लाभ था वो ब्रिटिश हितों को साधना था, ना कि सीधे सीधे भारतीयों का भला करना। मैंने सुविधा तो आई, पर किसके लिए और किस कीमत पर, ये देखना जरूरी है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा हटकर समाज की बात करते हैं। जाहिर है, इतने बड़े आर्थिक बदलाव हो रहे थे तो समाज पर भी गहरा असर पड़ा होगा। क्या औपनिवेशिक शासन के दौरान कोई नया सामाजिक वर्ग उभर कर सामने आया? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव था। अंग्रेजी तालीम और नई प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी वजह से एक नया पढ़ा लिखा वर्ग उभरा, जिसे हम शिक्षित मध्यम वर्ग या एजुकेटेड मिडिल क्लास कहते हैं। इसमें कौन लोग थे? वकील, डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, सरकारी नौकर। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पाई थी, जो पश्चिमी विचारों से वाकिफ हुए थे। और धीरे धीरे यही वर्ग था जिसने सामाजिक और राजनीतिक मामलों में अपनी आवाज उठानी शुरू की। और आगे चलकर आप देखेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व काफी हद तक इसी वर्ग ने किया। अच्छा, और भारत की जो अपनी पुरानी बहुत जटिल जाति व्यवस्था थी, उस पर क्या असर पड़ा इस उपनिवेशवाद का? अंग्रेजों के आने से उसमें कुछ फर्क आया? ये बड़ा दिलचस्प है और थोड़ा विरोधाभासी भी है, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी। एक तरफ तो क्या हुआ कि जैसे जैसे शहर बढ़े, नए तरह के काम धंधे आए, लोगों ने साथ सफर करना शुरू किया, शिक्षा फैली, तो जाति के जो कुछ पुराने कठोर बंधन थे वो थोड़े ढीले पड़े, खासकर शहरों में। आप एक ही दफ्तर में, एक ही फैक्ट्री में अलग अलग जातियों के लोगों को साथ काम करते हुए देख सकते थे, ट्रेन में साथ सफर करते हुए, तो थोड़ी सामाजिक दूरी कम हुई। लेकिन
इसमें कोई लेकिन भी है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए, चीजों को समझने के लिए जाति को और ज्यादा अहमियत दे दी। जैसे उन्होंने जनगणना, सेंसस करानी शुरू की और उसमें हर व्यक्ति की जाति पूछी और दर्ज की जाने लगी। बाकायदा लिस्टें बनने लगी, कानूनों में भी जाति का जिक्र होने लगा। इससे हुआ ये कि जाति की जो पहचान थी वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गई। अरे ये तो वाकई अजीब है। मतलब एक तरफ जाति के बंधन ढीले हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसे सरकारी तौर पर और पक्का किया जा रहा है। बिल्कुल, यही इसका विरोधाभासी पहलू था। अच्छा, शहरों की बात निकली तो ये जो नए औपनिवेशिक शहर बने, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बड़े शहर, इन्होंने भारतीय समाज को, लोगों की जिंदगी को कैसे बदला? ये शहर बिल्कुल नए तरह के केंद्र बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन के, व्यापार के, शिक्षा के। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए, नौकरी की तलाश में, नए मौकों की तलाश में। इससे क्या हुआ कि इन शहरों में एक मिली-जुली संस्कृति पनपी, जिसे हम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहते हैं। अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग साथ रहने लगे। यहाँ नई जीवन शैली आई, नए तौर तरीके आए, नए विचार आए। वेस्टर्न कल्चर का असर, पहनावा, खान-पान, भाषा सबसे पहले इन्हीं शहरों में दिखा। इन्होंने जो हमारा पारंपरिक ग्रामीण समाज था, उसके सोचने के ढंग को, रहन सहन को एक तरह से चुनौती दी। यहीं से आधुनिकता की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन हाँ, साथ ही साथ पुरानी और नई जीवन शैली के बीच का जो तनाव था, वो भी सबसे ज्यादा इन्हीं शहरों में महसूस किया गया। और इस बदलते माहौल में, खासकर शहरों में, महिलाओं की स्थिति पर क्या असर पड़ा? क्या उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आई या मुश्किलें बढ़ी? महिलाओं की स्थिति भी काफी जटिल थी। देखिए, एक तरफ तो जो पारंपरिक समाज के बंधन और भेदभाव थे वो तो चल ही रहे थे, है ना? कई बार तो अंग्रेजी कानूनों या आर्थिक बदलावों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई भी, जैसे जमीन पर उनके अधिकार कई जगहों पर कमजोर हुए। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में कुछ बहुत जागरूक भारतीय समाज सुधारक सामने आए, जिन्होंने महिलाओं की बुरी हालत के खिलाफ आवाज उठाई। और साथ ही पश्चिमी शिक्षा का जो असर था और कुछ अंग्रेज अधिकारियों की भी कोशिशें थीं, उनसे महिलाओं की शिक्षा की बात होने लगी, उनके कुछ कानूनी अधिकारों की बात होने लगी, जैसे संपत्ति का अधिकार या बहुत बाद में वोट का अधिकार, हालांकि वो बहुत सीमित था शुरू में। तो कुछ शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठे। हाँ, और ये बात हमें सीधे ले जाती है शिक्षा, समाज सुधार और फिर राष्ट्रवाद के जुड़ाव तक। आपने अभी शिक्षित मध्यम वर्ग का जिक्र किया, महिलाओं की शिक्षा की बात की, तो ये जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हुई, इसका कुल मिलाकर क्या असर रहा? देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का भी असर दोहरा था, जैसा कि अक्सर औपनिवेशिक चीजों का होता है। अंग्रेजों ने ये शिक्षा शुरू क्यों की थी? उनका मकसद था कि उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने दफ्तरों के लिए सस्ते क्लर्क मिल जाएं, ऐसे भारतीय मिल जाएं जो अंग्रेजी समझ सकें, बोल सकें, उनका काम कर सकें। हाँ, अपने काम निकलवाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि अनजाने में ही सही, इसी शिक्षा ने भारतीयों का परिचय कराया पश्चिमी विचारों से, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, इन सब आइडियाज से। अब जब पढ़े लिखे भारतीयों ने ये सब बातें पढ़ी, जानी और फिर अपने देश की हालत देखी कि हम तो गुलाम हैं, तो उनके मन में सवाल उठने लगे। इसी शिक्षा ने उनमें एक आलोचनात्मक सोच पैदा की, एक क्रिटिकल थिंकिंग, जिसने पहले समाज सुधार और फिर राजनीतिक अधिकारों की मांग का रास्ता खोला। और इस सोच को, इन नए विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रेस की, यानी अखबारों और पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही? अरे, प्रेस की भूमिका तो बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत अहम। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, वैसे वैसे भारतीय भाषाओं में भी और अंग्रेजी में भी अखबार और पत्रिकाएं निकलने लगी। इनके जरिए समाज सुधार के जो विचार थे, जैसे सती प्रथा का विरोध या बाल विवाह का विरोध या विधवाओं की हालत सुधारने की बात, ये दूर दूर तक पहुंचे। और यही अखबार थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की जो शोषण वाली नीतियां थीं, उनकी खुलकर आलोचना की, लोगों को बताया कि देश में क्या हो रहा है, और उनमें एक एकता की भावना, एक राष्ट्रीयता की भावना जगाई। प्रेस ने एक तरह से पब्लिक ओपिनियन बनाने और लोगों को जगाने का काम किया। एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया वो। और इसी जागृति के दौर में कई महान समाज सुधारक भी हुए, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी। जी। कुछ खास नामों और उनके काम के बारे में अगर आप बताएं, जैसे जातिगत भेदभाव के खिलाफ किसने आवाज उठाई? जी,
जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जिन लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया, उनमें ज्योतिबा फुले का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में दलितों और पिछड़ी जातियों के हकों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की उन्होंने। और सती प्रथा, वो एक बहुत ही अमानवीय प्रथा थी, उसके खिलाफ कौन लड़े? सती प्रथा के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय ने। वो बहुत बड़े विद्वान थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक सामाजिक बुराई है, एक कुरीति है। और उनकी लगातार कोशिशों से, उनकी मुहिम से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये बहुत बड़ा कदम था। और विधवाओं की हालत भी बहुत खराब थी उस समय। उनके दोबारा विवाह के लिए किसने आवाज उठाई? विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो योगदान है वो हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने विधवाओं की जो दयनीय स्थिति थी उसे खत्म करने के लिए बहुत जोरदार मुहिम चलाई। उन्होंने भी पुराने ग्रंथों से ही प्रमाण देकर ये साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्रों के अनुसार है, और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हो सका। ये उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो अगर हम देखें, ये सुधारक सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की बुरी हालत, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, इन सब गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयों पर निशाना साध रहे थे। बिल्कुल, ये सुधारक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, ये जरूर है कि इनका असर धीरे धीरे हुआ और शायद पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भारतीय समाज को अंदर से बदलने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी। लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे समाज में जो रीतियां चली आ रही हैं वो सब सही है, क्या इनमें बदलाव की जरूरत नहीं है। और यहीं पर शायद वो कनेक्शन बनता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो समाज को बदलने की चेतना जागी, ये राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ गई? मतलब समाज सुधार की बात करते करते लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ कैसे खड़े हो गए? ये जुड़ाव बहुत स्वाभाविक था असल में। जब पढ़े लिखे भारतीय अपनी ही समाज की कमियों को पहचानने लगे, उन्हें सुधारने की बात करने लगे, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये जो विदेशी शासन है, ये उनके देश के विकास में, उनके समाज के सुधार में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्हें लगा कि भाई जब तक देश गुलाम रहेगा तब तक न तो सच्चा समाज सुधार हो पाएगा, न देश की आर्थिक तरक्की हो पाएगी। और ये जो समाज सुधार आंदोलन थे, इन्होंने लोगों को इकट्ठा होना सिखाया, संगठन बनाना सिखाया, अपनी बात रखना सिखाया। इन्हीं मंचों से धीरे धीरे राजनीतिक अधिकारों की मांग भी उठने लगी। लोगों में ये भावना जगी कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और हमें मिलकर अपने देश के लिए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। इसी साझा पहचान और साझे मकसद ने राष्ट्रवाद को मजबूती दी। तो कह सकते हैं कि सामाजिक चेतना ने राजनीतिक चेतना का रास्ता बनाया। हाँ, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी तस्वीर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उपनिवेशवाद एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, पेचीदा चीज थी। ये सिर्फ काला या सफेद नहीं था। इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने एक ही साथ शोषण भी किया और कुछ नए अवसर, नई संभावनाएं भी पैदा की? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। यही उपनिवेशवाद का दोहरा चरित्र है, उसका विरोधाभासी स्वभाव है। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश शासन ने भारत का भयानक आर्थिक शोषण किया। हमारे संसाधन लूटे गए, हमारे उद्योग धंधे तबाह किए गए, करोड़ों लोग गरीबी और भुखमरी के शिकार हुए। ये सब सच है, कड़वा सच है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसी शासन के दौरान, चाहे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही सही, कुछ ऐसी चीजें भी हुईं जिनसे भारत में आधुनिकता की नींव पड़ी। जैसे पश्चिमी शिक्षा आई जिसने नए विचार दिए, कानून का एक जैसा राज, हालांकि उसमें भी भेदभाव था, पर एक ढांचा बना। रेलवे, डाकतार जैसी चीजें आईं जिन्होंने देश को जोड़ा और सामाजिक सुधारों की एक शुरुआत हुई। अब ये अवसर या ये बदलाव अंग्रेजों ने हम भारतीयों के भले के लिए नहीं किए थे, वो अक्सर उनके अपने शासन को चलाने या मजबूत करने के साइड इफेक्ट्स थे, बाय प्रोडक्ट्स थे। लेकिन उनका असर बहुत दूर तक गया। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि औपनिवेशिक काल भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़े उथल-पुथल का, बदलाव का दौर था।
आर्थिक स्तर पर देखें तो जमींदारी, रैयतवाड़ी जैसी लगान व्यवस्थाओं ने किसानों की कमर तोड़ी, खेती का वाणिज्यीकरण हुआ और हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे चौपट हो गए। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर देखें तो एक नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग सामने आया जो आगे चलकर बदलाव का इंजन बना। जाति व्यवस्था में भी बड़े जटिल बदलाव आए। कहीं वो कमजोर हुई तो कहीं अंग्रेजों ने उसे और पक्का कर दिया। नई शहर बसें, नई जीवन शैली आई और महिलाओं की स्थिति को लेकर भी एक बहस छिड़ी। सुधार की कोशिशें शुरू हुईं। और इन सब के साथ शिक्षा और प्रेस ने मिलकर समाज सुधार की एक लहर पैदा की और धीरे धीरे इसी जमीन पर राष्ट्रवाद का पौधा पनपा जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन में बदला। और एक बार फिर हम अपनी शिक्षा इंजन चैनल के दर्शकों को याद दिला दें कि ये सारी जानकारी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। जी हाँ, और अंत में शायद यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता। उपनिवेशवाद के इस मुश्किल दौर में शोषण और तकलीफों के साथ साथ अनजाने में ही सही कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद थे जिन्होंने भारत को बदलने और आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करने में एक भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा हो, नए विचार हो, सामाजिक सुधारों से जन्मी चेतना हो, इन सब ने मिलकर उस राष्ट्रवादी आंदोलन को खड़ा किया जिसने आखिरकार भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो चलिए आज की ये गहरी और दिलचस्प बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सुधार आंदोलन खड़े हुए। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि अपने ही समाज की इन कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, इसने शायद अनजाने में ही भारतीयों को एकजुट होने और एक बाहरी ताकत यानी अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक नैतिक बल भी दिया। कैसे समाज सुधार की लड़ाई ने राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई की जमीन तैयार की, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।